गुड मॉर्निंग सभी को। देखो अपन कर रहे थे 11th और 12th चैप्टर। अब उसमें से एक पॉइंट रह गया था कोस्ट। कोस्ट स्टार्ट करते हैं आज। व्हाट मीनिंग ऑफ कोस्ट, कोस्ट क्या है? ठीक है, मतलब जैसे अपन एनाटोमी का ही टॉपिक है एक तरीके से ये, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से कोस्ट होते हैं। एक तो होता है कोई स्ट्रक्चर, जैसे कोस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये खालिस्तान है, अंदर ये खालिस्तान है तो ये कोस्ट हो गया। एक होता है कोई व्यक्ति का कैसा कोस्ट है, मृदु कोस्ट है, मध्यम कोस्ट है या क्रूर कोस्ट है। तो दो तरह के वर्ड आते हैं कोस्ट में, तो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति कि किस कोस्ट की बात कर रहा है। तो अपन दोनों की बात करते हैं यहाँ पे। जब तक स्पेसिफिक वर्णन नहीं आए ना, तो अपन जैसे अपन बोलते हैं कि हाँ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल होता है जैसे कि रस, रस की बात करते हैं। ये रस है। बीएमएस फर्स्ट ईयर में रस क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। बी और बीएमएस सेकेंड ईयर रस क्या है? पारद। समझ रहे हो? हिंदी में रस यानी क्या होता है कि भाई 16 श्रृंगार रस होते हैं, वीर रस होता है, ऐसे अपन बोलते हैं ना रस। तो एक ही वर्ड है रस, लेकिन अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग मतलब युक्त हो रहा है। इसी तरीके से कोष्ठ के साथ है। अब कोष्ठ को समझो, इसके दो मीनिंग यूज होते हैं आयुर्वेदा में। क्या? कोष्ठ व्युत्पत्ति। कोष्ठ का अर्थ है रस, मूत्र, पुरुष के स्थान, गृहिणी को कहा गया। कहने का मतलब है कि जहाँ पे अपना मूत्र इकट्ठा होता है, खाना इकट्ठा होता है, ठीक है, रस इकट्ठा होता है, अपने जो स्टूल होता है ना, पुरुष जिसको बोलते हैं, वो इकट्ठा होता है, वो क्या है? कोष्ठ। मतलब खाली स्थान को बताया इन्होंने कोष्ठ। भाई कोष्ठ का अर्थ है रस, मूत्र, पुरुष के स्थान को गृहिणी को कहा गया। कहने का मतलब जो भी कोई मतलब खाली अंदर से खोखली स्ट्रक्चर हो ना, वो क्या है? कोष्ठ है। कोष्ठ की व्युत्पत्ति में बताया। कोष्ठ की परिभाषा देखो, कोष्ठ भाव में अनुसार परावर्तित है। अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, उंडुक, पुष्पुष, ये कोष्ठ कहे गए। क्या है ये भाई? अमाशय स्टोमक होता है, अंदर से खोखला होता है। अग्नाशय, अग्नाशय अंदर से खोखला ही तो होता है, एक लंबी सी ऐसे होती है, ये ऐसे बीच में से खोखला ही तो होता है, ये अग्नाशय। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से खोखला ही है। अगला क्या है? पक्वाशय। पक्वाशय क्या होता है एक तरीके से? इंग्लिश वर्ड क्या है इसका? लार्ज इंस्टाइन। पक्वाशय अंदर से खोखली होती है। मूत्राशय, ब्लेडर अंदर से खोखला होता है। रुद्राशय, रुद्राशय में आप स्प्लीन बोल सकते हो इसमें, है ना? स्प्लीन भी अंदर से खोखला होता है। हृदय, हार्ट भी अंदर से खोखला होता है, दो आलिंदे, दो नीले होते हैं। उंडुक, उंडुक यानी सीकम, सीकम भी अंदर से खोखला होता है। और फुसफुस, लंग्स, लंग्स भी तो खोखले ही होते हैं, अंदर से हवा भरती है। तो ये सब क्या है? खोखले होते हैं। मतलब इनके अंदर कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखा है ना कि भाई स्थान जिसके अंदर रस, मूत्र, पुरुष कोई भी चीज़ इकट्ठा हो सकती है, वो क्या है? कोष्ठ। तो कोष्ठ की परिभाषा में कि अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुद्राशय, हृदय, उंडुक, फुसफुस, ये कोष्ठ कहे गए हैं। क्लियर ये बात? अब देखो कोष्ठ के प्रकार। अब यहाँ पे कोष्ठ प्रकार में ये तो हो गई कोष्ठ की परिभाषा। तो मतलब कोष्ठ से आप क्या मतलब? खालिस्तान। एक मतलब तो ये निकला। अब दूसरा होता है कि भाई क्रूर कोष्ठ है कि मध्यम कोष्ठ है, जैसे टाइप्स ऑफ कोष्ठ। टाइप्स ऑफ कोष्ठ में कंफ्यूजन होता है व्यक्ति को कि किस तरह का कोष्ठ है। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई कोष्ठ प्रकार। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने 3 कोष्ठ माने थे, अपन करेंगे क्लियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट और होता है बीच में क्लियर, यहाँ ये अलग से इसको समझ लेते हैं पहले कि भाई रोगों के 3 मार्ग होते हैं। अलग से एक हेडिंग है ये कि रोगों के 3 मार्ग होते हैं। अपन ने जब अष्टांग हृदय का पढ़ा होता, 13 या 14 चैप्टर पढ़ा है उसमें, शाखा। शाखा यानी क्या होता है? रस, रक्त, मांस में, रस आता नहीं है इसमें, रक्त आएगा। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्किन। स्किन ये शाखा में आती हैं। ठीक है भाई, शाखा में क्या क्या चीज आती हैं कि रस तो नहीं आएगा, रक्त जो यहां से होगा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्किन, किसके ये क्या कहते हैं? शाखा में। रोगों को 3 मार्ग। कहने का मतलब है कि सबसे पहले रोग किस में होगा? रक्त में। रक्त में रोग होगा तो पूरी बॉडी में फैला जाएगा। मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्किन, ये सब क्या है? रोग के मार्ग हैं। पहले रोग इनमें होगा। फिर है मर्म, अस्थि, संधियां। मर्म, अस्थि, संधि, इनमें रोग पैदा होते हैं, ये रोग के मार्ग हैं। फिर आता है कोष्ठ। भाई कोष्ठ में रोग मतलब अंदरूनी हिस्से। अब जैसे खाली स्थान थे ना, ये अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, उत्तराशय, इन खाली स्थानों में रोग, ये रोग के 3 मार्ग हैं। इन 3 माध्यम से रोग पैदा होता है। तो ये रोग के 3 मार्ग आपको पता है। शाखा यानी क्या होता है? शाखा का मीनिंग समझ गए अच्छे से? शाखा यानी रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्किन शाखा में इंक्लूड है। अब देखो मांसरोतस, अमाशय, पक्वाशय, इन्हें कोष्ठ कहा गया। ये रोगों के भीतरी आभ्यंतर मार्ग है कि भाई रोग एक तो होता है बाहरी मार्ग, बाहरी मार्ग में आ गई शाखा। एक होता है इंटरमीडियम, दोनों के बीच का, वो हो गया मर्म, अस्थि, संधियां। और एक होता है आंतरिक मार्ग मतलब कोष्ठ। तो ये महास्रोत, अमाशय, पक्वाशय, हृदय, मूत्राशय, ये सब क्या है? कोष्ठ कहते हैं। इन रोगों के भीतरी मार्ग है। तो ये एक लाइन ये भी लिख सकते हो आप कि कोष्ठ को
भीतरी रोग मार्ग बोला गया है, आभ्यंतर रोग मार्ग बोला गया है। तो अब कोष्ठ का मीनिंग समझे। एक मीनिंग तो क्या है, खोली, मतलब एक मीनिंग तो आप समझ गए कोई खाली स्थान। भाई कोष्ठ का मीनिंग है खाली स्थान, जिसमें कोई संरचना ऐसी जिसमें खाली स्थान, उसमें कोई चीज़ इकट्ठी हो, वो कोष्ठ है। तो अपन ने जितनी बॉडी में खाली स्थान वो अपन ने नाम लिख लिए, तो इसकी परिभाषा में आ गए। अब है टाइप्स ऑफ कोष्ठ। भाई कोष्ठ के प्रकार में है भाई, सुश्रुत और वाग्भट कोष्ठ 3 प्रकार के हैं, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो भाई मृदु कोष्ठ क्या है, क्रूर कोष्ठ क्या है, मध्यम कोष्ठ क्या है, कि भाई इनमें जो चीज़ रहती है ना, आमाशय में, पक्वाशय में, अग्नाशय में, मूत्राशय में, वो आसानी से बाहर आ जाए तो क्या है, मृदु कोष्ठ है। मीडियम प्रयास से बाहर आ जाए वो मध्यम कोष्ठ है। और बड़े, जैसे कि अब ये इसकी बात करते हैं पक्वाशय की, पक्वाशय में मल इकट्ठा है, ठीक है, मल जमा हुआ है, अब ये आसानी से बाहर आ जाएगा तो मृदु कोष्ठ है। अगर ये मीडियम प्रयास से बाहर आए तो मध्यम कोष्ठ है। अगर ये मतलब औषधियों के माध्यम से बड़ी मुश्किल से बाहर आ रहा है तो क्रूर कोष्ठ है। समझ में आया। तो मृदु कोष्ठ क्या है, इसमें पित्त की अधिकता होती है। तो मृदु कोष्ठ की खासियत क्या है कि इसमें पित्त की अधिकता होती है। इसको दूध, इक्षुरस, दूध यानी मिल्क, इक्षुरस यानी गन्ने का रस, खटाई, खटाई मतलब कोई सी खटाई, तक्र, छाछ पी लो, मस्तु, मस्तु यानी क्या होता है, दही का पानी, गुड़, घी, नवीन मद, नवीन यानी नई दारू, उष्ण जल, गर्म पानी, पीलू, द्राक्षा। पीलू एक तरह का फल होता है, छोटे छोटे अंगूर टाइप का होता है। अंगूर तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अंगूर से इसको बोलते हैं रेगिस्तान का अंगूर। पीलू को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का अंगूर बोलते हैं। द्राक्षा, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो पीलू अच्छे आते हैं यहाँ पे, मैंने अच्छे से देखे हैं, अच्छे से खाए हुए हैं। द्राक्षा यानी मुनक्का, सुपारी आदि से भी विरेचन हो जाता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई मृदु कोष्ठ है, पित्त की अधिकता है वहाँ पे, तो इनको अगर इनमें से कोई भी चीज़ पिलाई ना, तो उसमें जो भी चीज़ इकट्ठी थी ना वहाँ पे, जो जमा हो रही थी, भाई कोई भी मतलब मूत्र, पुरुष, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, वो आसानी से बाहर आ जाएगी तुरंत। इनमें से कुछ भी खिला दो उसको, तुरंत बाहर आ जाएगी, उसको विरेचन लग जाएगा, मतलब लूज मोशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति या मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को तुरंत विरेचन हो जाता है। इनमें से कुछ भी चीज़ खाए ना, तुरंत विरेचन हो जाता है। अब क्रूर कोष्ठ क्या है, इसमें वात की अधिकता होती है, मतलब रूखा सूखा होता है बिल्कुल, मतलब एकदम उसमें कोई स्निग्धता नहीं होती, बिल्कुल रूखा सूखा होता है, चिपका हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिफला, तिलवक, त्रिवर्त, नील, प्रणमय आदि से भी कठिनता से विरेचन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऐसी औषधि हैं जो मतलब जो उस कोष्ठ में थी ना, उस खाली स्थान में कोई भी चीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए औषधि देते हैं। बोलते हैं कि भाई मेरे तो मल रुक गया, मल फ्रेश नहीं हो रहा सही ढंग से, तो उसको त्रिफला, तिलवक या त्रिवर्त, नील या इनमें से कोई एक औषधि देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है, तो उसको क्रूर कोष्ठ, मतलब इसमें कोई स्निग्धता नहीं है, मतलब मल सूख चुका है एक तरीके से, बाहर ही नहीं आ रहा, तो ये है क्रूर कोष्ठ। कहने का मतलब क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को विरेचन अति कठिनता से, बहुत कठिनता से होता है। विरेचन यानी अधो मार्ग, मतलब गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, ठीक है। मध्यम कोष्ठ क्या है, अधिक कफ वाले व समान दोष वाले, इनको साधारण कहते हैं, मतलब मीडियम। मध्यम कोष्ठ में क्या होता है, मीडियम, ये जो प्राय स्नेह के अच्छपान से 3 दिन में स्निग्ध होते हैं वे मृदु कोष्ठ वाले कहते हैं। जो 7 दिन में स्निग्ध होते हैं वो क्रूर कोष्ठ होते हैं, और जो 5 दिन में स्निग्ध होते हैं वो मध्यम कोष्ठी होते हैं। समझो इस चीज़ को कि मध्यम कोष्ठ तो यहाँ पे हो गया भाई, साधारण होता है, मीडियम, तो यहाँ पे लेकिन एक टाइम लिखा है। और कोई व्यक्ति लगातार जो प्राय स्नेह के अच्छपान से, मतलब स्नेह के अच्छपान यानी शुद्ध स्नेह, जैसे घी पीना किसी व्यक्ति को, ठीक है, लगातार 3 दिन तक घी पीता है और वो स्निग्ध हो जाता है बॉडी, उसमें मतलब एकदम मल का सम्यक रूप से गति प्रभावित होती है, कि मल की सम्यक रूप से गति बाहर आती है, तो स्निग्ध होते हैं, तो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं। जो 7 दिन में स्निग्ध होते हैं वो क्रूर कोष्ठ वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 7 दिन में लगातार 7 दिन तक घी पीने के बाद में जब जाके उसकी का मल सम्यक रूप से बाहर आता है तो वो क्रूर कोष्ठ है। अगर 3 से 5 दिन के अंदर, जो 5 दिन में मतलब 5 मीडियम, 3 से 5 दिन के बीच में, 3 दिन के बाद और 5 दिन से बीच में, मतलब अगर इन दौरान स्निग्ध होता है तो वो क्या होता है, मध्यम कोष्ठी होते हैं। समझो, कोष्ठ का मतलब खाली स्थान, उसमें कोई वस्तु इकट्ठी होती है। तो ये टाइप्स क्या है, कोई 3 तरह के कोष्ठ होते हैं, वो खाली स्थान वाली जगह 3 तरह की होती है, क्रूर, मध्यम और मृदु। मृदु का मीनिंग क्या हुआ, वो पित्त प्रकृति वाला होता है। पित्त प्रकृति मतलब तुरंत उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत चाहिए, घी, अपने खटाई, द्राक्षा, पीलू, कुछ भी खिलाया उसको तुरंत लूज मोशन हो जाएगा, तो वो हो जाता है मृदु कोष्ठी। क्रूर में क्या होता है, बड़ी कठिनता से बाहर आता है, ठीक है। और मध्यम कोष्ठ में क्या होता है, भाई मीडियम टाइम लगता है इसमें। इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो जाता है पूरा 11वां 12। अपन इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का 13वां, वो अपन जल्दी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।